हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करेंगे जियो के सेकंड लेसन का फर्स्ट टॉपिक। आज का लेसन है हमारा वन एवं वन्य जीव संसाधन, यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु। इससे पहले हमने जियो का फर्स्ट लेसन किया था, जिसके अंदर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे और डेवलपमेंट, देन हमने सॉइल यानी कि प्राकृतिक संसाधन, और उसके बाद में मृदा के प्रकार और उसका संरक्षण। आप ये सारे के सारे टॉपिक हमने उसके अंदर कवर अप किए थे। आज का हमारा टॉपिक है वन एवं वन्य जीव संसाधन, पेड़ पौधे और जीव जंतु। ठीक है, तो इस लेसन के अंदर सबसे पहले है हमारा पहला पॉइंट है जैव विविधता। जैव विविधता, फर्स्ट ऑफ ऑल जैव विविधता होती क्या है। जैव विविधता का मतलब होता है कि जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता या डिफरेंसेस। भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं समाहित हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अंदर भी बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हमारे देश के अंदर उपलब्ध हैं और पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से वो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। जैसे कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे वन संसाधन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारी मृदा के ऊपर, भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर, हमारी जलवायु के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारे जीव जंतु हैं, या वन्य प्राणी हैं, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो सारे के सारे पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसी तरह से जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बीच में पाए जाने वाली विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है? पेड़ पौधे जीव जंतुओं के बीच में पाए जाने वाली विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, उसने हमारे जो वन्य जीव है उनका अध्ययन करने के लिए उनको 6 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में? 6 भागों में वर्गीकृत किया है। किसको? जो हमारे वन्य जीव संसाधन है उनको, ताकि उनका अध्ययन अच्छे से किया जा सके। सबसे पहले इसके अंदर जो आते हैं, इनको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो प्रजाति आती है वो आती है सामान्य प्रजाति। सबसे पहले जो आती है वो है सामान्य प्रजातियां। सामान्य प्रजातियां कौन सी प्रजातियां होती हैं? सामान्य प्रजाति वे प्रजाति होती हैं जो कि आमतौर पर उपलब्ध होती हैं, जिनकी संख्या सामान्य होती है, वो क्या कहलाती हैं? सामान्य प्रजाति कहलाती हैं। जैसे कि पशु, शाल और चीड़, इनकी जो संख्या है वो सामान्य है। इनकी संख्या क्या है? सामान्य है। सामान्य प्रजातियां वो कहलाती हैं जिनकी संख्या सामान्य होती है। उसके बाद में है संकटग्रस्त प्रजाति। सेकंड है हमारा संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं? संकटग्रस्त प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जिनके विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है, यानी कि संकट है कि भाई ये प्रजातियां भविष्य में समाप्त हो सकती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संकटग्रस्त प्रजातियां। जैसे कि भूरा भालू, इसका एग्जाम्पल है भूरा भालू। और फिर है मरुस्थलीय लोमड़ी। मरुस्थलीय लोमड़ी संकटग्रस्त प्रजाति वे प्रजातियां जिनके विलुप्त होने का खतरा है, वो क्या कहलाती हैं? संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल भूरा भालू और लोमड़ी। थर्ड है हमारा सुभेद्य जातियां या प्रजातियां। सुभेद्य जातियां। अब ये सुभेद्य जो जातियां होती हैं, सुभेद्य जातियां क्या होती हैं? वे जातियां जिनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है, उनको हम क्या कहते हैं? सुभेद्य जातियां कहते हैं, जिनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है।
ठीक है। विषम परिस्थितियों के चलते इनके ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है, इनकी जो जनसंख्या है वो निरंतर पहले से भी कम है और वो निरंतर कम होती जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुभेद्य जातियां। जैसे कि नीली भेड़, जैसे कि नीली भेड़, ये किसका एग्जाम्पल है, सुभेद्य जातियों का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में है एशियाई हाथी, एशियाई हाथी, इनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब क्या होता है, कठिन। वे जातियां जिनकी संख्या कम है, पहले से ही कम है और विषम परिस्थितियों के चलते जो महत्वपूर्ण कारक हैं उनके प्रभाव के कारण इनकी जो संख्या है वो निरंतर कम होती जा रही है, वो क्या कहलाएगी, दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ जातियां या दुर्लभ प्रजातियां जिनकी संख्या कम है वो क्या कहलाएंगी, दुर्लभ प्रजातियां। जैसे कि मगरमच्छ है, काला हिरण है और शेर है। मगरमच्छ, काला हिरण, शेर, इनकी प्रजाति पहले ही कम है और विषम परिस्थितियों के चलते इनकी जो संख्या है वो निरंतर कम होती जा रही है, इसलिए क्या कहलाती है, दुर्लभ प्रजातियां। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5th पॉइंट, स्थानिक। स्थानिक जातियां। अब ये स्थानिक जातियां क्या होती हैं, स्थानिक का मतलब विशेष स्थान, यानी कि वे प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष स्थान पर पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां स्थानिक जातियां कहलाती हैं। जैसे कि निकोबारी कबूतर है या फिर अंडेमानी टील है। फॉर एग्जाम्पल निकोबारी कबूतर, निकोबारी कबूतर और अंडेमानी टील, और अंडेमानी टील, ये विशेष स्थान पर पाए जाने वाली विशेष स्थान पर पाए जाने वाली जातियां हैं। ये सब जगह नहीं पाई जाती हैं, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, स्थानिक प्रजातियां, जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं। लास्ट पॉइंट है इसका लुप्त प्रजातियां। लुप्त का मतलब क्या होता है, समाप्त होना। लुप्त जातियां, समाप्त होना या खत्म होना। अब ये लुप्त जातियां क्या होती हैं, यानी कि वे प्रजातियां जो किसी स्थान पर पाई जाती थी, लेकिन जब सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया, तो जिन स्थानों पर ये पाई जाती थी वहां पर इनकी अनुपस्थिति पाई गई, यानी कि वहां पर उस क्षेत्र में या उस देश में या उस महाद्वीप में वो जो प्रजाति थी वो समाप्त हो गई, वो लुप्त हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई। जब इसका सर्वेक्षण किया गया तो वो क्या कहलाती है, लुप्त प्रजातियां, यानी कि पूरी तरह से खत्म हो गई। पहले होती थी लेकिन जब सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया, जिन क्षेत्रों में पाई जाती थी उन क्षेत्रों पर इन प्रजातियों की अनुपस्थिति दर्ज की गई और ये पूरी तरह से समाप्त हो गई, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं, लुप्त प्रजातियां कहते हैं, क्योंकि इनके स्थानों पर इनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। फॉर एग्जाम्पल है चीता। चीता और चीता बिल्ली परिवार से बिलोंग करता है और ये जो है 112 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ लगाता है, इतना स्पीडली ये दौड़ता है। इसकी जो दौड़ने की क्षमता है वो 112 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, बिल्ली परिवार से बिलोंग करता है और सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है ये। फिर है चीते के बाद में है गुलाबी सिर वाली बत्तख। गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये कौन सी प्रजातियां हैं जो कि लुप्त होती जा रही हैं। सर्वेक्षण के दौरान ये प्रजातियां वहां पर नहीं मिली जहां ये पहले होती थी और पूरी तरह से ये खत्म हो गई, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है, लुप्त प्रजातियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, लुप्त प्रजातियां। तो ये तो थे हमारे जो वन्य जीव है जिनको वर्गीकृत किया गया है इनके अध्ययन के लिए, और इनका वर्गीकरण किसने किया है,
IUCN ने, इनका वर्गीकरण किसने किया है? IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स ने वन्य जीवों को उनका अध्ययन करने के लिए उनको 6 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग था हमारा सामान्य प्रजातियां, दूसरा हमारा है संकटग्रस्त प्रजातियां, फिर सुभेद्य जातियां, फिर उसके बाद में दुर्लभ, फिर स्थानिक और फिर लुप्त जातियां। अब इसके बाद में जो हमारा वन क्षेत्र है, जो क्षेत्र वन अधिकृत है, ठीक है, वो कितना है हमारा? 637293 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा वन अधिकृत क्षेत्र है। वन आरक्षित क्षेत्र कितना है हमारा? 637293 किलोमीटर। जो भौगोलिक क्षेत्र है वो क्या है? भौगोलिक कितना है? 19.39%। कितना है? 19.39%। और जो हमारे देश के अंदर जो वन आरक्षित क्षेत्र है, इसमें से कितना प्रतिशत है कि जहां पर घने वन हैं? घने वन कहाँ पे हैं? घने वन है 11.48% भाग में। 11.48% भाग में क्या है? घने वन। इसके अलावा जो खुले वन है, खुले वन या मैंग्रोव वन, वो कितने हैं? खुले वन या मैंग्रोव वन वो कितने प्रतिशत भाग पर हैं? 0.15% भाग पर। टोटल कितना है? 637293 वर्ग किलोमीटर, जो कि भौगोलिक है इसका, और 19.39%। देन घने वन, जहां पर जो कुल क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत भाग है जहां पर घने वन है? 11.48%। और कितने प्रतिशत भाग पर खुले वन है? 0.15% के ऊपर खुले वन है। फिर अब अगला पॉइंट जो इस लेसन के अंदर से निकलता है वो निकलता है कि जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाले कारक, कि जो हमारी जैव विविधता है, जो हमारे जीव जंतु हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, उनको जो क्षति पहुंचाने वाले कारक हैं वो क्या हैं? अगला पॉइंट हमारा बनता है जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाले कारक। जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले आता है कि वन्य प्राणियों का आवास छीनना। मनुष्य एक महत्वाकांक्षी प्राणी है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर जो प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका कॉन्टिन्यूसली वो दोहन करता रहता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिसके अंदर क्या करते हैं? जरूरत से ज्यादा पेड़ काटे जाते हैं व्यापार के लिए या निजी आवश्यकताओं को, मकान संबंधी या कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसके चलते जो हमारे वन्य प्राणी हैं उनका आवास उनसे छिन जाता है। आवास मतलब रहने का स्थान। पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं जो पेड़ पौधों पे रहते हैं, तो पेड़ पौधों की कटाई की वजह से या किसी भी प्रकार के ह्रास की वजह से उनसे उनका आश्रय, रहने का स्थान जो है छिन जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा शिकार। तो मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए जो जीव जंतु है उनका शिकार करता है, जिसकी वजह से भी निरंतर उनकी जो संख्या है वो समाप्त होती जा रही है। फिर है आवश्यकताओं के लिए उनकी चोरी करना। जो जीव जंतु हैं अपने मनोरंजन के लिए या खाने के लिए लोग उनका क्या करते हैं? शिकार करते हैं या उनकी चोरी करते हैं। फिर उसके बाद में है पर्यावरणीय प्रदूषण। अब आज का युग विज्ञान का युग है, सर्वविदित है। हर दिन विज्ञान कोई ना कोई आविष्कार करता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण है निरंतर प्रदूषित होता जा रहा है। मनुष्य निरंतर विज्ञान की सहायता से जो आविष्कार कर रहा है उसका कोई ना कोई दुष्परिणाम हमारे पर्यावरण के ऊपर लगातार पड़ता रहता है। तो जो पर्यावरण प्रदूषण है, धूल भरी या विषैली जो गैस है जिसका हवा में मिश्रित हो जाने से जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है वो निरंतर मरते जा रहे हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण भी जैव विविधता को हानि पहुंचाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर है जानवरों को विष देना। अपने स्वार्थ के चलते जीव जंतुओं को विष देना भी महत्वपूर्ण कारक है, जैव विविधता को हानि पहुंचाने वाला। फिर है जंगलों में आग।
निरंतर जंगलों में आग लगती रहती है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे जल जाते हैं, उनके साथ में जीव जंतु भी जल जाते हैं, या फिर पेड़ पौधों के जलने से जो जीव जंतु है उनका आश्रय उनसे छिन जाता है। तो ये सारे के सारे कारण हैं जैव विविधता को हानि पहुंचाने वाले। फिर है पर्यावरण के विनाश के कारण। अभी तक हमने जो रीड आउट किया वो सारे के सारे थे जैव विविधता को हानि पहुंचाने वाले कारक। अब अगला पॉइंट जो बनता है कि पर्यावरण के विनाश के कारण क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ये आता है। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारक। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट बनता है, संसाधनों तक असमान पहुंच। हमारा जो देश है, देश के अंदर जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, संसाधन है, उन संसाधनों तक लोगों की असमान पहुंच है। यानी कि जो देश निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग के अंदर बटा हुआ है, जो संसाधन है मोस्टली ऊंचे वर्ग के जो अमीर लोग होते हैं उनकी उन तक पहुंच ज्यादा होती है, लेकिन जो गरीब या निचले तबके के लोग होते हैं उनकी संसाधनों तक जो पहुंच होती है वो असमान होती है। फॉर एग्जाम्पल जो कबीले के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के जो लोग होते हैं, उन तक सारे संसाधन, जो सुविधाएं जो आज के समय प्रोवाइड करवाई जा रही हैं वो सारी की सारी उन्हें नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण वो ज्यादातर पेड़ पौधे या फिर जो वन है उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले हैं या पर्यावरण का विनाश करने वाले हैं महत्वपूर्ण कारक हैं, उनमें से सबसे पहला कारण है कि संसाधनों का असमान वितरण या संसाधनों तक लोगों की असमान पहुंच। फिर सेकंड पॉइंट बनता है कि संसाधनों का असमान उपभोग। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग जो संसाधन है उनका ज्यादा से ज्यादा दोहन करते हैं, व्यापार के लिए, पैसे कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उन चीजों का खनन करते हैं या पेड़ पौधों की कटाई करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ज्यादा प्रयोग करने की वजह से भी हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनकी आवास संबंधी समस्याओं को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों की कटाई की जाती है। जैसे कि अगला मेरा जो पॉइंट है, बढ़ती हुई जनसंख्या, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है कि जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, तो जो पेड़ पौधे हैं उनको काट कर रहने की जो जगह है उसके लिए वहां पर मकान बनाए जाते हैं, और इसके अलावा जो क्षेत्र जहां पर वन है उनको साफ करके कृषि के योग्य बनाया जाता है ताकि वहां पर कृषि की जा सके, या फिर वहां पर उद्योग या फिर कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाती है। तो ये जो कारक हैं इनकी वजह से वनों का ह्रास होता है, पर्यावरण का ह्रास होता है, पेड़ पौधों का ह्रास होता है। फिर अगला पॉइंट हमारा बनता है कि पर्यावरण में जो पर्यावरण के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है वो उसका अभाव है, यानी कि पर्यावरण के प्रति एक समान उत्तरदायित्व का अभाव होना। अपनी जरूरतों के लिए हम पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, संसाधनों का लगातार हम अपनी इच्छाओं के अनुसार गलत दुरुपयोग करते आ रहे हैं, जरूरत से ज्यादा व्यापार करने के लिए या पैसे कमाने के लिए हम उसका निरंतर प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसकी रिकवरी साथ साथ नहीं हो पाती है। जस्ट बिकॉज पेड़ पौधे काटे जाते हैं, लेकिन क्या इतनी ही संख्या में उनको दोबारा लगाया जाता है? जो वैज्ञानिक युग है, विज्ञान के आविष्कारों के कारण जो पर्यावरण प्रदूषित होता है, या जो फैक्ट्रियों के जो विषैले पदार्थ हैं जिनको पानी में डाल दिया जाता है जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित होता है, या पेड़ पौधे प्रदूषित होते हैं, इनके लिए कोई किसी प्रकार का संभव प्रयास नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजें पर्यावरण को प्रदूषित करती है। फिर अगला है खनन। खनन भी पर्यावरण के प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारक है। खनन की वजह से भी पेड़ पौधों का ह्रास होता है। फॉर एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल के अंदर जब खनन की प्रक्रिया शुरू की गई तो उस खनन के कारण जो बक्सा बाघ टाइगर रिजर्व है वो खतरे में पड़ गया, जिसके बाद में लोगों ने आवाज उठानी शुरू की कि भाई इसे बंद किया जाए, इसके कारण जो पेड़ पौधे हैं उनका ह्रास हो रहा है। फिर है अगला पॉइंट बनता है हमारा कि चराई के लिए चराई करना या फिर लकड़ी काटना या लकड़ी इकट्ठा करना। जो लोग वनों के आसपास रहते हैं वो अपने मवेशियों को चराने के लिए निरंतर वनों के अंदर जाते रहते हैं, ठीक है, और इसके अलावा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो घरेलू आवश्यकताएं होती है, भोजन पकाने के लिए या कोई अन्य कारणों से वो क्या करते हैं, निरंतर पेड़ पौधों का कटाव करते हैं, जिससे पर्यावरण हमारा प्रदूषित होता है। फिर अगला पॉइंट हमारा बनता है, ये यहाँ तक के मेन पॉइंट थे। पहले हमने किया जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाले कारक, और उसके बाद अब जो हमारा चल रहा है वो है पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले कारक। इससे अगला जो हमारा मेन पॉइंट बनता है वो है वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज।
क्या है? वन और वन्य संरक्षण में सहयोगी रीति और रिवाज। रीति रिवाज या परंपराएं। भारत एक ऐसा देश है, एक सांस्कृतिक देश है। हमारे देश के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, जिनका खान पान, रहन सहन, हर चीज में विभिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी भारत ने उन सारी की सारी विभिन्नताओं को एकता के सूत्र में पिरोकर भारतीय संस्कृति का नाम दिया है। तो भारत के अंदर प्राचीन काल से ही ऐसी रीति रिवाजें चलती आ रही हैं जो कि पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करती रही हैं, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है जिसमें हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है प्रकृति की पूजा। प्राचीन काल से ही हमारे देश में प्रकृति की पूजा होती रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो हड़प्पा संस्कृति के जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने खुदाई के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें निकाली हैं जमीन से, जिनसे ये चीज प्रूव हो जाती है कि प्राचीन काल से ही भारत देश के अंदर प्रकृति की पूजा होती रही है। कि मिट्टी की मातृ देवी हमें मिली है, मिट्टी की मूर्ति मिली है, तो संभव है कि उस समय के लोग मातृ देवी के रूप में उसकी पूजा करते होंगे। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही इन चीजों की पूजा अर्चना होती रही है। तो पहला पॉइंट था हमारा प्रकृति की पूजा। जो इसके अंदर है, कबीले जो होते हैं, आदिवासी समुदाय हैं या जो कबीले हैं, उनके अंदर प्रकृति की पूजा, वो प्रकृति की पूजा में विश्वास रखते हैं, वनों को पवित्र मानते हैं, कुछ वनों की पूजा भी करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा बनता है कि विशेष वृक्ष की पूजा करना। हमारे देश के अंदर वृक्षों के प्रति हमारा धार्मिक लगाव है, हम उनकी पूजा करते हैं। जो कि छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, उसके अंदर मुंडा समुदाय के लोग रहते हैं। ये मुंडा समुदाय के लोग महुआ और कदम का जो पेड़ होता है उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनके साथ में उनकी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, वो पेड़ों की पूजा करते हैं। इसके अलावा जो उड़ीसा है या बिहार है, उड़ीसा और बिहार में आम और इमली के पौधे की विवाह के समय उसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो इससे भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि पेड़ पौधों के साथ में हमारी धार्मिक भावनाएं कितनी अटैच हैं। फिर इसके अलावा लगभग पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर पीपल या कदम के पेड़ की पीपल या वट के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर पेड़ पौधों की, चाहे वो चाहे वो पीपल का पेड़ हो या वट का वृक्ष हो, कदम का हो या महुआ हो या फिर आम या इमली का पेड़ हो, लोगों की धार्मिक आस्था इनके साथ में जुड़ी हुई है। लोग इनकी पूजा करते हैं, इनका संरक्षण प्रदान करते हैं, जिससे ये चीज स्पष्ट हो जाती है। फिर अगला पॉइंट हमारा बनता है विभिन्न संस्कृतियों का योगदान। जैसा कि सर्वविदित है, भारत एक विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न संस्कृतियां भारत के अंदर हैं और इन संस्कृतियों का भी इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान है। झरने हैं, पेड़ पौधे हैं जिनको हम पवित्र मानते हैं। मंदिरों के बाहर कई बार आपने भी देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारे बंदर या लंगूर बंदर बैठे रहते हैं। हम उनको कभी भी हानि नहीं पहुंचाते, बल्कि हम उनके सामने जैसे बनाना है या चना वगैरह उनको खाने के लिए डालते हैं। ये एक नेचुरल सा एक एग्जाम्पल है, आमतौर पर सबने अपनी लाइफ में देखा होगा। हम उन बंदरों को मंदिर के श्रद्धालु के रूप में देखते हैं। इससे ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि हम जीव जंतुओं को भी अपनी धार्मिक आस्था के साथ में जोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार राजस्थान का एक बिश्नोई गांव है। इस गांव में काले हिरण या फिर नील गायों का या मोरों का झुंड आमतौर पर देखने को मिलता है। राजस्थान के बिश्नोई गांव के अंदर गायों का झुंड या नील गायों का झुंड या मोरों का झुंड बेसिकली वहां पे देखने को मिलता है। लेकिन वहां के जो लोग हैं वो उनको हानि नहीं पहुंचाते, उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, क्योंकि वह उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है और उनके संरक्षण के लिए उन्होंने अपने कुछ नियम भी बना रखे हैं। तो इन सारी चीजों से ओवरऑल जो चीजें हैं, इनसे ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि जो देश के अंदर विभिन्न संस्कृतियां हैं, उनका भी वन्य या वन्य जीव संरक्षण के अंदर उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये आपके एग्जाम के अंदर आता है। अगला जो हमारा टॉपिक बनता है इसी के अंदर कि वन्य जीवन संरक्षण में जो समुदाय हैं उनकी क्या भूमिका होती है। अभी तक जो हमने रीड आउट किया है वो है सहयोगी रीति रिवाज। कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो रीति रिवाज है, कैसे वो वन्य जीव या जो जीव जंतु हैं उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। और इसी सीरीज में हमने कौन कौन से टॉपिक अभी लर्न आउट किए हैं। पहले किया था हमने प्रकृति की पूजा, उसके बाद में हमने किया था विशेष पेड़ों की पूजा, उसके बाद में हमने किया था विभिन्न संस्कृतियों का इसके अंदर योगदान। तो इसी सीरीज में अगला हमारा बनता है कि वन्य जीवन संरक्षण में समुदायों की क्या भूमिका होती है।
जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, उनको बचाने में या उनको संरक्षित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का हवाला देते हुए जो खनन की प्रक्रिया है उसको बीच में ही रोक दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जैसे कि पश्चिम बंगाल में हुआ था खनन की प्रक्रिया से जो बाघ, बक्सा बाघ टाइगर जो रिजर्व था वो खतरे में पड़ गया था। इसी तरह से राजस्थान के अंदर भी इस सुरक्षा अधिनियम का हवाला देते हुए खनन की जो प्रक्रिया थी उसको बीच में ही रोक दिया गया कि भाई इसकी वजह से वन और वन्य जीवों का ह्रास होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम था राजस्थान के लोगों का इस चीज के लिए। फिर अगला हमारा बनता है कि कई ग्रामीण समुदाय जो है वो वनों के संरक्षण से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण समुदाय होते हैं जो अपने नियम बनाते हैं और उन नियमों को लागू भी करते हैं और तोड़ने पर दंड का प्रावधान भी होता है। इसके अंदर भी हम एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान का अलवर जो क्षेत्र है, अलवर जिला है, उसको ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलवर जिले के जो 5 गांव हैं उन्होंने 1200 हेक्टेयर जो भूमि है, जो 1200 हेक्टेयर भूमि है इसको क्या कर रखा है, आरक्षित कर रखा है। अलवर जिले के 5 गांवों ने 1200 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भैरवदेव दाकव सोनचुरी के नाम से घोषित कर रखा है कि भाई ये जो क्षेत्र है ये आरक्षित है। और संरक्षण के अपने अपने इसके नियम बना रखे हैं कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में ना तो पेड़ों का कटाव कर सकता है और ना ही इस क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतुओं का ह्रास कर सकता है या उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो जो ये 1200 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है ना ये आरक्षित है। और ये इस दिशा में कदम किसने उठाया, इस दिशा में कदम उठाया अलवर जिले के 5 गांवों ने। तो ये इसके सहयोग में वन्य जीवन संरक्षण के अंदर इस समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करता है। फिर अगला जो हमारा पॉइंट बनता है कि कई समुदाय कुछ विशेष वनों को पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं। ये चीज तो आप लोगों ने भी प्रैक्टिकली लाइफ में देखी होगी कि बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं या बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपनी धार्मिक आस्था के साथ जोड़कर देखते हैं। जो अभी अभी हमने किया था, कवर किया था, जैसे कि कदम का पेड़ है या फिर महुआ का है जो कि छोटा नागपुर के लोग जिसकी पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद बिहार के लोग या फिर उड़ीसा के लोग आम और इमली के पेड़ की पूजा करते हैं। ऐसे ही आप हरियाणा में भी देख सकते हैं जैसे कि पीपल या वट के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इन सारी चीजों से ये चीज क्लियर हो जाती है कि हमारे जो समुदाय हैं वो पेड़ पौधे या वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपनी धार्मिक आस्था का प्रतीक समझते हैं और इनके संरक्षण के लिए समय समय पर महत्वपूर्ण कदम भी उठाते रहते हैं। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो आज का जो टॉपिक है वन एवं वन्य जीव संरक्षण, इसके अंदर सबसे पहले IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिन्होंने जो हमारे वन और वन्य जीव हैं उनके अध्ययन के लिए, डीपली अध्ययन के लिए उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया है, 6 भागों में उसको बांट दिया है। सबसे पहला, मैं सेकेंडली रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी का छूट गया तो आप उसको दोबारा से कवर कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट था हमारा सामान्य प्रजातियां, जो कि हमें आमतौर पर सामान्य रूप से देखने को मिलती है। पशु इसके अंदर है, शाल और चीड़ इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन है संकटग्रस्त प्रजातियां, वे प्रजातियां जो कि विलुप्त होते जिनके विलुप्त होने का खतरा कंटिन्यूसली बना रहता है, वो क्या कहलाती है, संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल भूरा बालू और मरुस्थलीय लोमड़ी। और फिर नेक्स्ट है हमारा सुभेद्य प्रजातियां। सुभेद्य प्रजातियां वे होती हैं जिनकी संख्या घट रही है, यानी कि किसी भी परिस्थिति के चलते जो विषम परिस्थितियां होती हैं वो इनके ऊपर हावी हैं और इनकी जो जनसंख्या है निरंतर कम होती जा रही है। फॉर एग्जांपल नीली भेड़ या एशियाई हाथी इसके एग्जांपल्स हैं। फिर है दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां कौन सी होती है, जिनकी संख्या पहले से ही कम है। एक तो इनकी संख्या कम है और विषम परिस्थितियों के चलते ये निरंतर इनकी संख्या जो है वो कम ही होती जा रही है, वो क्या कहलाएगी, दुर्लभ प्रजातियां कहलाएगी। और फॉर एग्जांपल मगरमच्छ, काला हिरण और शेर। अगला हमारा है स्थानिक जातियां। अब स्थानिक प्रजातियां कौन सी होती हैं, वे प्रजातियां जो कि किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। देन है लुप्त प्रजातियां। वे प्रजातियां जो कि किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं लेकिन जब सर्वे किया गया तो वहां पर उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई, वो कहलाएगी लुप्त प्रजातियां। और फॉर एग्जांपल चीता या गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये जो जिन क्षेत्रों में सर्वे किया गया वहां पर ये पूरी तरह से खत्म हो गई, विलुप्त हो गई, किसी देश में या किसी महाद्वीप में पूरी तरह से ये खत्म हो गई। फिर अगला हमारा था वन आरक्षित क्षेत्र कितना है, 637,293 वर्ग किलोमीटर, ये हमारा टोटल क्षेत्र है। और इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है 19.5
39 19.39%, देन घने वन कितने परसेंट भाग में है? 11.48% भाग में है। और उसके बाद जो खुले वन है वो कितने प्रतिशत भाग में है? 0.15% भाग में है। फिर उसके बाद मेरा जो अगला पॉइंट था वो था जैव विविधता को हानि पहुंचाने वाले कारक। जैव विविधता को हानि पहुंचाने वाला पहला कारक था कि वन्य प्राणियों के आवास का छीनना। ठीक है, अगला पॉइंट था हमारा शिकार। मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए जो शिकार करता है उससे हमारा जो पर्यावरण है उसको निरंतर जो जीव जंतु है उनका ह्रास होता जा रहा है, उनको हानि पहुंचती जा रही है, क्षति पहुंचती जा रही है। फिर अगला था चोरी। फिर उसके बाद में था हमारा पर्यावरण प्रदूषण। और फिर उसके बाद में जानवरों को विष देना या फिर जंगलों में लगने वाली आग भी जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण कारक थी। फिर अगला पॉइंट था हमारा पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारक, कि वो कौन से कारक हैं जिनकी वजह से हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। तो पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारक जो हैं उसके अंदर सबसे पहले क्या था कि संसाधनों तक लोगों की असमान पहुंच, कि जो संसाधन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। वो उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनका प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा है और निम्न वर्ग के लोगों की पहुंच उन तक बहुत कम है। उसके बाद अगला पॉइंट था संसाधनों का असमान उपभोग, यानी कि जो संसाधन है उनका जरूर से ज्यादा प्रयोग करना अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या मनुष्य अपनी लालची प्रवृत्ति के कारण या व्यापार या लाभ कमाने के कारण निरंतर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ज्यादा से ज्यादा दोहन करता है। ये भी इसका महत्वपूर्ण कारक है। फिर उसके बाद में है खनन करना, और फिर उसके बाद में चराई करना, अपने मवेशियों को चराना या लकड़ी के लिए ज्यादा से ज्यादा वनों को काटना भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है या पर्यावरण के ह्रास का महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। और खनन के दौरान तो हमें पता है क्या हुआ था कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो डोलामाइट का जो क्षेत्र है वहां पर खनन की प्रक्रिया चली हुई थी, जिसके कारण वहां पर बक्सर टाइगर रिजर्व जो है वो खतरे में पड़ गया था। तो यहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाता है। अगला जो है कि इसके अंदर रीति रिवाजों की क्या भूमिका है, कि जो हमारे रीति रिवाज इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वन्य जीव या वन्य जीव संरक्षण में रीति रिवाज की महत्वपूर्ण भूमिका के अंडर हमारा पहला पॉइंट था प्रकृति की पूजा, कि जो कबीले या फिर जो आदिवासी समुदाय होते हैं किस प्रकार प्रकृति की पूजा में विश्वास रखते हैं या वनों की पवित्रता में विश्वास रखते हैं। और इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि विशेष वृक्ष की पूजा करना, कि जो जैसे कि नागपुर में मुंडा समुदाय के लोग थे वो महुआ या कदम के वृक्ष की पूजा करते थे। और उसके बाद में विभिन्न संस्कृतियों का योगदान, की भारत जो देश है उसके अंदर विभिन्न कल्चर, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, उनकी धार्मिक आस्था, उनके रीति रिवाज परंपराएं एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होती हैं, लेकिन ये संस्कृतियां जो परंपराएं हैं वो वन्य जीव या वन्य जीव के संरक्षण में या पेड़ पौधों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कि इसके अंदर पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं उनको हम धार्मिक आस्था के साथ में जोड़कर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो मंदिरों के बाहर जो हमें बंदर दिखाई देते हैं, लंगूर बंदर, उन्हें हम धार्मिक श्रद्धा के साथ जोड़ते हैं, उन्हें हम मंदिर के श्रद्धालु समझते हैं और खाने पीने की वस्तुएं उनके सामने फेंक देते हैं या उनको दे देते हैं। और इसी प्रकार राजस्थान के भी बिश्नोई गांव ने इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और वहां पर भी जैसे काले हिरण के झुंड दिखाई देते हैं या नील गायों के या फिर मोरों के झुंड देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार ये बात स्पष्ट हो जाती है कि विभिन्न जो समुदाय हैं वो इन वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फिर बाद में वन्य जीव संरक्षण में जो समुदाय हैं उनकी भूमिका के बाद में जो अगला पॉइंट हमारा बनता है कि ये समुदाय कुछ वृक्षों को विशेष मानकर इनकी पूजा करते हैं, इनको पवित्र मानते हैं, इनको संरक्षण देते हैं और अपनी आस्था को इनके साथ जोड़कर देखते हैं। जैसे कि अलवर जिले में 1200 हेक्टेयर जो भूमि है उससे भूमि को आरक्षित घोषित कर दिया, वहां पर खनन को प्रतिबंधित कर दिया कि भाई यहाँ पर जो वन्य जीव है उनको इससे हानि पहुंचेगी। तो इसी प्रकार इन पॉइंट्स के अंदर ये जो पूरा लेसन है वो हमारा कवर अप हो जाता है, जो कि जैव विविधता से शुरू होता है। फिर उसके बाद में उसकी 6 भागों में उसको डिवाइड किया है, वर्गीकृत किया है ताकि इसका अध्ययन अच्छे से हो सके। और उसके बाद में हमारा पॉइंट था कि वन आरक्षित जो क्षेत्र हैं और फिर जैव विविधता को हानि पहुंचाने वाले कारक जो है कौन कौन से हैं वो पढ़े हैं हमने। और फिर पर्यावरण का विनाश करने वाले कारक। फिर अब अगला पॉइंट हमारा बनता है लास्ट है कि इन चीजों को संरक्षित कैसे किया जा सकता है। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना। मनुष्य महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
नित्य नए नए आविष्कार करता रहता है, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित होता चला जाता है। पेड़ पौधे आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पेड़ पौधे काटे जाते हैं। वो जो वन है उनको साफ करके वहाँ पर कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है या उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं। तो मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं में आकर इन सारी चीजों को अंजाम देता है, लेकिन पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो कार्य है वो बहुत कम किए जाते हैं। सभी लोग इसके अंदर समान रूप से भागीदारी नहीं दर्ज कराते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, वर्षा लाने में सहायक हैं, उसके बाद बाढ़ और भूकंप को रोकने में सहायक हैं, सूखा जो होता है उसको रोकने में सहायक हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अनुसार। तो इन सारी ओवरऑल जो चीजें हैं इनसे हमें पता लगता है कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी प्रकार वन या वन्य जीव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एटमॉस्फेयर के लिए भी और हमारे लिए भी। तो आज का जो लेसन है वन और वन्य जीव संसाधन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सारे पॉइंट्स जो हैं वो डीपली आपके सामने डिफाइन किए गए हैं। आई होप आप सबको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। बहुत इजी लेसन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसके अंदर से क्वेश्चन पुट अप होते हैं और आपको ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।